नमस्कार। थियरी ऑफ ड्रामा पर 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें पहला वीडियो कॉमन था, जिसमें कि हमने एलिमेंट्स और के बारे में बात की थी, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा और थियरी ऑफ ड्रामा की बात की थी। दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने ट्रेजेडी की बात की थी, और आज ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम कॉमेडी की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉमेडी, यानी कॉमेडी शब्द का अर्थ क्या है। द वर्ड कॉमेडी कम्स फ्रॉम, तो कॉमेडी जो शब्द है वो आया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉमोइडिया, ग्रीक शब्द जो कॉमोइडिया है। और अगर आपने मेरे पॉलिटिक्स वाले वीडियो देखे हैं तो उसमें बहुत डिटेल में अरिस्टोटल ने डिस्कस किया हुआ है। विच इज़ मेड ऑफ 2 वर्ड्स, जो कि 2 शब्दों से बना है कॉमोइडिया। कॉमोस, पहला शब्द उसमें कॉमोस है, जिसका मतलब होता है रिवेल, माने कि आनंद लेना। एंड ओइडिया मीनिंग सॉन्ग, ओइडिया का मतलब होता है गीत। हेंस अतः ओरिजिनली, मौलिक रूप से कॉमेडी इज़ अ रिवेल सॉन्ग, कॉमेडी एक मज़े का गीत है, यानी आनंद का गीत है, और अ सॉन्ग ऑफ एन्जॉयमेंट, या फिर एक आनंद, वही आनंद लेने का, खुशी का गीत है। अच्छा, यहाँ ये तो इन्होंने ये बता दिया, मीनिंग बता दिया। जो लोग थोड़ा और बड़ा आंसर लिखना चाहते हैं तो वो अरिस्टोटल वाली डेफिनेशन भी यहाँ पर इंक्लूड कर दें, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे थोड़ा आपको बड़ा आंसर लिखना होता है, तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी पड़ेंगी। ग्रेजुएट लेवल के लिए तो जितना मैं बता रही हूँ वो सफिशिएंट है, बल्कि मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वालों को थोड़ा सा इसमें और ऐड करते जाएँ वो। तो जैसे कि यहाँ मीनिंग हमने बता दिया, तो एक बार एक डेफिनेशन एरिस्टोटल की और देख लीजिए आप, वो इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये डेफिनेशन जो कि एरिस्टोटल ने दी है वो भी आप एक बार देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार कॉमेडी इज़, कॉमेडी है, एज वी हैव सेड, जैसा कि हमने कहा है, एन इमिटेशन, एक अनुकरण, ऑफ कैरेक्टर्स, पात्रों का, ऑफ अ लोअर टाइप, जो कि निम्न कोटि के होते हैं। जबकि ट्रेजेडी के बारे में वो कहता है दैट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हायर टाइप। तो अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी हायर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स का इमिटेशन होती है, और कॉमेडी लोअर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स का इमिटेशन होती है। नॉट हाउएवर, किंतु नहीं, इन द फुल सेंस, पूरे अर्थों में, ऑफ द वर्ड बैड, जो शब्द है बैड, यानी बुरे नहीं होते, वो लोअर टाइप के कैरेक्टर्स हैं लेकिन बैड नहीं होते। द ल्यूडिक्रस माने हास्यास्पद, बीइंग होता है मियरली, केवल, अ सब डिवीज़न, एक उपविभाजन, ऑफ द अगली, बदसूरत का। तो वो बदसूरत हो सकते हैं, हास्यास्पद हो सकते हैं, लोअर टाइप हो सकते हैं, लेकिन बैड नहीं होते, बुरे नहीं होते। इट कंसिस्ट ऑफ सम डिफेक्ट, इट कंसिस्ट, इसमें शामिल होता है, सम डिफेक्ट, कोई कमी, और अगलीनेस, या फिर कोई बदसूरती, विच इज़ नॉट पेनफुल, जो कि पेनफुल नहीं होती, मतलब कि दर्द वाली नहीं होती, दर्द देने वाली, पीड़ा देने वाली नहीं होती, और डिस्ट्रक्टिव, या फिर वो विनाशकारी नहीं होती। टू टेक एन ओबियस एग्जाम्पल, एक स्पष्ट उदाहरण अगर लिया जाए, द कॉमिक मास्क, जो कॉमिक मास्क होता है, आपने देखा होगा, टेढ़े मेढ़े मुंह के मास्क आते हैं, बच्चे लगा के घूमते फिरते हैं एक दूसरे को डराते हुए, तो द कॉमिक मास्क इज़ अगली, तो जो कॉमिक मास्क होता है वो बदसूरत होता है, और एंड डिस्टॉर्टेड, और टूटा फूटा आड़ा टेढ़ा होता है, बट डजेंट इम्प्लाई पेन, लेकिन उसमें दर्द शामिल नहीं होता। तो ये डेफिनेशन है एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, इसको शामिल कर सकते हैं जो अपना आंसर बड़ा करना चाहें। और अब हम वापस वहीं आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कॉमिक स्टोरी, एक हास्यास्पद कहानी। इनफैक्ट, वास्तव में कॉमेडी इज़ अ ब्रांच ऑफ ड्रामा, कॉमेडी एक ड्रामा की, एक नाटक की एक ब्रांच है, शाखा है, दैट डील्स विद, जिसका कि संबंध होता है एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा के जीवन से, एंड प्लीजेंट, और खुशमिजाज, एंड ह्यूमरस, और हास्यास्पद इवेंट्स, घटनाओं से। इट इज़ अ स्टोरी, ये एक कहानी होती है, विद अ कॉमिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि हास्यास्पद तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कि डील किया जाता है, उसमें घटनाएं बताई जाती हैं। हैविंग अ हैप्पी एंडिंग, जिनका कि जो अंत होता है वो हैप्पी होता है, खुशी से भरा हुआ होता है। इट एम्स, इसका उद्देश्य होता है, एट प्रोवोकिंग मीन्स पैदा करना, लाफ्टर हंसी, एंड गिविंग प्लेजर, और आनंद देना। फिर है द पर्पस, यानी कि उद्देश्य।
कॉमेडी सर्व्स टू शो द कॉमन एरर्स ऑफ लाइफ। कॉमेडी सर्व्स यानी कॉमेडी काम करती है टू शो दिखाने का, द कॉमन एरर्स सामान्य कमियां ऑफ लाइफ जीवन की, इन द मोस्ट रेडिक्यूलस एंड स्कॉर्नफुल मैनर। सबसे ज़्यादा रेडिकुलस माने हास्यास्पद, एंड स्कॉर्नफुल यानी तिरस्कारपूर्ण तरीके से। इट करेक्ट्स ये सुधारती है, द सोशल फीलिंग्स समाज की भावनाओं को, एंड रेफाइंस और शुद्ध करती है, द कंडक्ट आचरण को यानी बिहेवियर को, व्यवहार को। द स्टोरी इज़ अलाउड टू कन्वे इट्स मॉरल। द स्टोरी यानी इस कहानी को इज़ अलाउड अनुमति दी जाती है, टू कन्वे देने का, इट्स मॉरल यानी इसका नैतिक पाठ, एट द एंड ऑफ द प्ले नाटक के अंत में, बाय वन ऑफ द कैरेक्टर्स एक पात्र के द्वारा। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ कैरेक्टर्स यानी जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनका चित्रण। एज ट्रेजेडी रिप्रेजेंट्स जैसा कि ट्रेजेडी प्रस्तुत करती है, मैन मनुष्यों को, नोबलर ट्रेजेडी प्रस्तुत करती है। जहाँ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था जब एरिस्टोटल की बात की थी कि जो ट्रेजेडी दिखाती है वो कैरेक्टर्स ऑफ हायर टाइप्स, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। एज ट्रेजेडी रिप्रेजेंट्स ट्रेजेडी प्रस्तुत करती है मैन मनुष्यों को, नोबलर यानी ज़्यादा अच्छा, देन दे आर जितना कि वो होते हैं। जैसे कि आप देखें रामचंद्र जी हैं या फिर कृष्ण हैं जो दिखाए जाते हैं ड्रामा में, तो वो हायर टाइप के हैं। या फिर आप यहाँ देखें शेक्सपियन ट्रेजेडी में भी देखते हैं आप, ओथेलो देखते हैं, मैकबेथ देखते हैं, या फिर आप ग्रीक ड्रामा में जैसे कि इडिपस देखते हैं, तो ये, या फिर हरकुलिस है, ये लोग क्या हैं, जैसे लोग दुनिया में नहीं मिलते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं, कहीं ज़्यादा बहादुर होते हैं। यूलिसस है, कितना ताकतवर, कितना बहादुर उसको दिखाया गया है। तो नोबलर देन दे आर, जितना वो वास्तविक जीवन में होते हैं उससे ज़्यादा अच्छे दिखाए जाते हैं। सो इसी प्रकार कॉमेडी रिप्रेजेंट्स, कॉमेडी प्रस्तुत करती है मैन मनुष्यों को, एज वर्स देन दे आर यानी ज़्यादा बुरे जितने कि वो होते हैं। तो रियल लाइफ में ऐसे बुरे लोग नहीं होते, मीन्स बेवकूफ़ टाइप के जो दिखाए जाते हैं, हास्यास्पद दिखाए जाते हैं, वैसे नहीं होते वास्तविक जीवन में। 10 इस प्रकार कॉमेडी रिडिक्यूल्स, कॉमेडी मजाक बनाती है, जनरल वाइसेस सामान्य कमियों का, एंड डील्स विद पीपल, और डील्स विद मतलब संबंध रखती है या फिर चित्रित करती है, पीपल लोगों को, हु हैव सम डिफेक्ट जिनमें कि कुछ कमी होती है, और अगलीनेस या फिर कुछ बदसूरती होती है, विच इज़ नॉट पेनफुल जो कि दर्द देने वाली और डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी नहीं होती। तो ये वही वर्ड्स आ गए जो अभी मैंने आपको एरिस्टोटल की डेफिनेशन में बताए थे। फिर है क्लासिकल मॉडल्स। तो ये जो कॉमेडी है 2 टाइप की होती है फॉर्म के आधार पर, जैसे कि ट्रेजेडी भी 2 टाइप की होती है फॉर्म के आधार पर, क्लासिकल और रोमांटिक। तो क्लासिकल मॉडल्स, द मॉडल ऑफ कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज प्रोवाइडेड बाय लैटिन ड्रामेटिस्ट। तो जो मॉडल है, जो नमूना है फॉर कॉमेडी, कॉमेडी के लिए इन इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य में, वॉज प्रोवाइडेड उपलब्ध कराया गया था बाय लैटिन ड्रामेटिस्ट, लैटिन भाषा के नाटककारों के द्वारा, लाइक प्लॉटस एंड टेरेंस जैसे कि प्लॉटस एंड टेरेंस, एंड ग्रीक ड्रामेटिस्ट लाइक अरिस्टोफेंस, और जो यूनानी नाटककार हैं जैसे कि अरिस्टोफेंस। यहाँ आप चाहें तो 2 हेडिंग इनको डाल सकते हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ। अगर आपको अपना आंसर और बड़ा करना है तो एक हेडिंग आप डाल लें क्लासिकल कॉमेडी, या फिर ऊपर एक बड़ा हेडिंग डाल लें टाइप्स ऑफ कॉमेडी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो ये हेडिंग डाल के फिर आप 2 अलग से छोटे हेडिंग डाल दें, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म क्लासिकल कॉमेडी और दूसरा रोमांटिक कॉमेडी। तो जैसा ट्रेजेडी में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेजेडी रूल्स को फॉलो करती हैं वो क्लासिकल ट्रेजेडी होती हैं, और जो रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं वो रोमांटिक ट्रेजेडी होती हैं। वैसे ही आप यहाँ पर भी अलग अलग हेडिंग डाल के बता दें कि क्लासिकल जो कॉमेडीज़ होती हैं वो रूल्स को फॉलो करती हैं, जबकि जो रोमांटिक कॉमेडीज़ हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। तो इस तरीके से आप और अपना आंसर बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए कॉमेडी एंड फार्स। तो अगला हेडिंग जो आप डालेंगे, कॉमेडी
और फार्स में अंतर होता है। दोनों ही हास्य से भरे हुए नाटक हैं, कॉमेडी भी और फार्स भी, लेकिन जो फार्स है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हास्य होता है, यानी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी दिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा पागलपंती दिखाई जाती है। जैसे कि आप फिल्मों में भी देखते हैं, अगर आप बात करें मुन्ना भाई एमबीबीएस की तो वो बहुत अच्छी कॉमेडी थी, या थ्री इडियट्स की बात करें वो बहुत अच्छी कॉमेडी थी। लेकिन आपने कुछ फिल्में देखी होंगी, जैसे एक का फिल्म थी उसका नाम ही पागलपंती था और उसमें थी भी पागलपंती। एक मैंने देखी थी टोटल धमाल, उसमें भी पागलपंती ही ज़्यादा थी, तो उनको आप फार्स में शामिल कर सकते हैं। इस टाइप की जो कॉमेडीज़ हैं तो वो फार्स कहलाती हैं। वैसे ही इंग्लिश ड्रामा में भी है, फार्स इज़ एन एग्जेजरेशन। तो फार्स जो है हिंदी में क्या ट्रांसलेट करें इसको, स्वांग, स्वांग कह दीजिए भाई। इज़ एन एग्जेजरेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ा कर जो कही जाती है फॉर्म है ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी का। इट इज़ अ कॉमेडी ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट ह्यूमर। इट इज़ अ कॉमेडी, ये कॉमेडी होती है ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट माने कि ज़रूरत से ज़्यादा, अतिशय ह्यूमर की, हास्य की, बफूनरी, पागलपंती की। और हमारे यूपी में एक और पंती होती है, यूपी वाले समझ गए होंगे, तो वो बफूनरी है। एंड इम्प्रोबेबिलिटी, और जो असंभव चीज़ें होती हैं ऐसी दिखाई जाती हैं। इम्प्रोबेबल मतलब कि असंभव। इट इज़ अ प्ले, ये एक ऐसा नाटक होता है फॉर द थिएटर, थिएटर के लिए, रंगमंच के लिए, फुल ऑफ रिडिकुलस सिचुएशंस। फुल ऑफ जो कि भरा होता है, रिडिकुलस मीन्स बहुत ज़्यादा हास्यास्पद सिचुएशंस, परिस्थितियों से, टू मेक पीपल लाफ, लोगों को हंसाने के लिए। तो अक्सर ऐसी जो बफूनरी होती है उसमें बच्चों को तो बहुत हंसी आती है। टोटल धमाल जब हम लोगों ने देखी थी तो हमारे बच्चे तो बहुत हंसे थे, लेकिन हमको उन्हें हंसी नहीं आई। वो लगता है यार क्या बेवकूफ़ी है ये, तो वो ज़्यादा ही बफूनरी होती है, ज़्यादा ही पागलपना होता है लोगों को हंसाने के लिए। इट बिलोंग्स टू द रेल्म ऑफ नॉनसेंस। इट बिलोंग्स टू यानी इसका संबंध होता है द रेल्म ऑफ नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब कि बेवकूफ़ी, और बेवकूफ़ी के साम्राज्य होता है इसमें। एंड हैज़ नथिंग टू डू, और इसका कुछ लेना देना नहीं होता विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स एज दे आर। विद रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण से, ऑफ थिंग्स चीज़ों का, एज दे आर जैसी कि वो हैं। इट्स एम इसका उद्देश्य, इज होता है मियरली केवल, टू प्रोवोक पैदा करना, हार्टी लाफ्टर यानी खिलखिलाकर हंसना, दिल खोल कर हंसना। इन ऑर्डर टू डू दिस ऐसा करने के लिए, इन ऑर्डर टू माने के लिए, टू डू दिस ऐसा करने के लिए, इट एम्प्लॉयज़ ये प्रयोग करता है, ऑल द रिसोर्सेज सारे स्रोतों का, ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, अतार्किक चीज़ें होती हैं। एब्सर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उसमें, अतार्किक चरित्र होते हैं, सिचुएशंस परिस्थितियाँ भी बड़ी अतार्किक होती हैं, एंड डायलॉग और जो संवाद होते हैं वो भी बड़े अतार्किक होते हैं, इलॉजिकल होते हैं। द लीडिंग स्पिरिट, लीडिंग माने मुख्य, स्पिरिट मीन्स भावना। द लीडिंग स्पिरिट्स रिसोर्ट टू एलेबोरेट डिसेप्शंस, इम्पर्सोनेशंस एंड कैरिकेचर्स। तो जो मुख्य भावनाएं होती हैं, रिसोर्ट टू, रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, तो उसमें सहारा लिया जाता है, इलेबोरेट यानी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, डिसेप्शंस मीन्स जो धोखेबाजी होती है, इम्पर्सोनेशंस होता है भेष बदलना, छद्म भेष बोलते हैं, एंड कैरिकेचर, कैरिकेचर होता है किसी का कार्टून बनाना। तो इस तरीके से लोगों को प्रस्तुत किया जाता है कि उनको देख के हंसी आए, वो कैरिकेचर कहलाते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, जो पहला अंग्रेज़ी कॉमेडी थी, वॉज रॉयस्टर डॉयस्टर, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है, रिटन बाय निकोलस उडाल। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, मार्क कर लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइवा में पूछा जाता है, जब भी आपका वाइवा होता है कॉलेज में तो ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, रिटन बाय निकोलस उडाल इन 1553 एंड प्रिंटेड इन 1556। तो निकोलस उडाल ने इसको लिखा 1553 में, और इसको मतलब प्रिंट किया गया, पब्लिश किया गया 1566 में। द सेकेंड इंग्लिश कॉमेडी, जो दूसरी अंग्रेज़ी कॉमेडी है, टाइटल जिसका कि टाइटल है, शीर्षक है गैमर गर्टन्स नीडल।
तो गैमर मतलब एक बुढ़िया होती है, तो गांव की बुढ़िया, उसकी सुई खो जाती है, तो गैमर गर्टन्स नीडल वॉज ऑथर्ड बाय, जिसको कि लिखा गया था मिस्टर एस। तो अब ये मिस्टर एस ही उस पर लिखा हुआ है, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं कि इसको लिखा किसने। कुछ लोग कहते हैं कि जो मिस्टर एस हैं ये विलियम स्टीवेंसन हैं, तो विलियम स्टीवेंसन का नाम आता है, मिस्टर एस ही उस पर लिखा हुआ है। दीज कॉमेडीज़, ये जो कॉमेडीज़ हैं, बिट्रे दिखाती हैं द इन्फ्लुएंस, प्रभाव ऑफ लैटिन ड्रामेटिस्ट, लैटिन भाषा के नाटककारों का, पर्टिकुलरली इस यानी विशेष रूप से टेरेंस का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ टाइप्स ऑफ कॉमेडी जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छा, ये इन्होंने खुद ही बता दिया, चलो आप अलग से इसको हेडिंग डाल सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमेडी, दो प्रकार की कॉमेडीज़ होती हैं, क्लासिकल एंड रोमांटिक। तो ये आप अलग से हेडिंग डाल सकते हैं, जैसे यहाँ तो ऐसे ही बता दिया, आप अलग से हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। और मैटर में हेडिंग के बाद जो लिखेंगे ना 2-3 सेंटेंस, उसमें वही लिखेंगे जो आपने ट्रेजिडी में लिखा था। यानी क्लासिकल में रूल्स को फॉलो किया जाता है, और रोमांटिक जो कॉमेडी है उसमें रूल्स को वायोलेट किया जाता है, यानी कानूनों का, नियमों का उल्लंघन किया जाता है। द क्लासिकल फॉर्म ऑफ कॉमेडी, तो जो क्लासिकल फॉर्म है कॉमेडी की, वॉज ट्राइड, उसको लिखने की कोशिश की गई या उसको लिखा गया बाय बेन जॉनसन के द्वारा, एंड द रेस्टोरेशन प्ले राइट्स, और रेस्टोरेशन पीरियड के जो ड्रामेटिस्ट थे। रेस्टोरेशन पीरियड आपको याद ही है, 1660 से शुरू होता है, जब चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी 1649 में, और उसके बाद बीच में ओलिवर क्रोमवेल ने शासन किया था, और 1660 में क्या हुआ था कि वो रेस्टोर किया गया था फिर से मोनार्की को, तो वो रेस्टोरेशन पीरियड कहलाता है। उस पीरियड के जो प्ले राइट्स हैं वो रेस्टोरेशन प्ले राइट्स कहलाते हैं, या रेस्टोरेशन राइटर्स कहलाते हैं। ये याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। द रोमांटिक कॉमेडी वॉज असेड, तो जो रोमांटिक कॉमेडी है वो असेड मतलब उसको लिखने का प्रयास किया गया था, उसको लिखा गया था बाय शेक्सपियर के द्वारा, एंड द यूनिवर्सिटी विट्स, और यूनिवर्सिटी विट्स के द्वारा। तो ये वो राइटर्स थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकले थे, इन पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। दे आर 4 ब्रॉड डिविजन्स, यानी 4 ब्रॉड माने विस्तृत, डिविजन्स भाग हैं, विभाजन हैं, ऑफ कॉमेडी के, इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में। दीज आर, ये हैं, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, द कॉमेडी ऑफ लव एंड रोमांस, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड इंट्रीग्स, और द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, विट एंड ह्यूमर। तो ये 4 प्रकार हैं, और इसमें देखते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। सबसे पहले द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज़ बेन जॉनसन, तो जो फादर है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का वो है बेन जॉनसन, लेकिन इंग्लिश ड्रामा में। ऐसा नहीं है कि उससे पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स नहीं लिखी गई, लेकिन ये इंग्लिश ड्रामा में बात हो रही है। बेन जॉनसन का विश्वास है दैट देयर आर 4 ह्यूमर्स, के 4 ह्यूमर होते हैं, और नेचुरल फ्लूइड्स, या फिर प्राकृतिक फ्लूइड्स होते हैं, द्रव होते हैं, इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में। तो मानव शरीर में 4 फ्लूइड्स होते हैं। अच्छा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो 4 फ्लूइड्स पर आधारित है, और वो जो द्रव हैं वो जो ह्यूमन बॉडी में हैं अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, ब्लड है, फ्लेम है, यानी ब्लड तो खून आप जानते ही हैं, ये आशा का प्रतीक है, होप का, और फ्लेम बलगम होता है, तो जब हमको जुकाम हो जाता है, बलगम बन जाता है गले में, तो हम क्या चिड़चिड़े से हो जाते हैं ना, कि ढंग से सांस नहीं आती, सांस रुकती है बार बार, और सोना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब हमको सर्दी जुकाम हो जाता है तो। और कॉलर है, कॉलर क्या है, पित्त है। आपने हिंदी में भी सुना होगा, वात, पित्त और कफ के दोष होते हैं। ये जो आयुर्वेद है ये इसी पद्धति पे चलता है कि वात, पित्त और कफ, इनके दोष नहीं होने चाहिए, नहीं तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो कॉलर मीन्स का मतलब है पित्त। और मेलनकली ये उदासी होती है, और ये भी शरीर में एक द्रव के रूप में पाई जाती है, ऐसा मानना है किसका, बेन जॉनसन का। तो ये जो मेलनकली है बिल्कुल ब्लड का अपोजिट है,
यानी जिसमें ब्लड से सैंग्विनिटी बनती है, सैंग्विन उसका बिहेवियर होता है, जिसका ब्लड हावी होता है, यानी उम्मीद होती है उसके अंदर, वो बहुत खुश मिजाज व्यक्ति होता है। और ये फ्लेम जो बलगम है, तो मैंने बताया ये आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये व्यक्ति भी उदास होता है। कॉलर जिसका पित्त दोष जिसमें होता है वो भी चिड़चिड़ा होता है। और मेलैंकोलिक जो होता है वो बहुत उदास होता है, निराशावादी होता है। तो ये 4 चीज़ें हैं और ये कहना है उसका कि बैलेंस्ड होना चाहिए ये। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। सो लॉन्ग एज, जहाँ तक देयर इज़ अ प्रॉपर बैलेंस, एक उचित संतुलन रहता है एमंग दीज ह्यूमर्स, इन ह्यूमर्स में, इन तरल पदार्थों में, अ मैन रिमेन्स नॉर्मल, तो एक आदमी नॉर्मल रहता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। एक्सेस तो किसी भी चीज़ की ख़राब होती है ना, तो ये सभी चीज़ों का बैलेंस ज़रूरी है, तभी व्यक्ति नॉर्मल होता है। वेन एवर, जब कभी भी, देयर इज़ एन एक्सेस, यानी अधिकता हो जाती है, ऑफ एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन तत्वों में से किसी एक की भी, अ कैरेक्टर बिकम्स एक्सेंट्रिक, तो जो व्यक्ति होता है, कैरेक्टर होता है, पात्र होता है, वो बिकम्स बन जाता है एक्सेंट्रिक, माने सनकी, झक्की हो जाता है। द फंक्शन ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, तो जो फंक्शन है, जो कार्य है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का, इज़ है टू सैटाराइज, मीन्स व्यंग कसना, द फॉलीज मीन्स गलतियों पर, एंड एक्सेंट्रिसिटीज़ और सनक पर, झक्कीपनों पर, एराइजिंग जो कि पैदा होते हैं, फ्रॉम द इम्बेलेंस मीन्स असंतुलन से, एमंग दीज 4 ह्यूमर्स, इन 4 ह्यूमर्स के। द फेमस कॉमेडीज़ ऑफ ह्यूमर्स, जो प्रसिद्ध कॉमेडीज़ हैं ह्यूमर्स की, पेन डाउन जो कि लिखी गई हैं बाय बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के द्वारा, आर एज फॉलोज, वो ये हैं। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट, वॉल्पोन और द फॉक्स, एपीसीन, ये जो स्पेलिंग है एपीसीन, और ये, या फिर इसका जो दूसरा टाइटल है वो द साइलेंट वुमन भी है। तो ये जो है ना, वोल्पोन का दूसरा टाइटल क्या है, द फॉक्स है, या फिर एपिसिन का दूसरा टाइटल द साइलेंट वुमन है, या फिर ये पूछा जा सकता है द साइलेंट वुमन का दूसरा टाइटल क्या है, वो एपिसिन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, इन चीज़ों को आप मार्क कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। फिर है द कॉमेडी ऑफ लव एंड रोमांस, तो जो कॉमेडी लव एंड रोमांस यानी प्यार मोहब्बत की जो कॉमेडी है, वो है द कॉमेडीज़ डीलिंग विद द ट्रायंगुलर लव एंड रोमांस, दो जो कॉमेडीज़ हैं जिनका डीलिंग विद मतलब कि संबंध होता है, द ट्रायंगुलर, त्रिकोण होता है ना, प्रेम त्रिकोण होता है, तो लव एंड रोमांस, प्यार और मोहब्बत के त्रिकोण से जिनका संबंध होता है, इन द पास्चर्स, यानी कि पास्चर्स यानी जो नेचुरल सीनरी है, देहात है, ग्रामीण एरिया है, सीनेरियो है, वर ऑथर्ड, वो लिखी गई बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो आपने जैसे एज यू लाइक इट अक्सर सिलेबस में होता है, ये सब अगर पढ़ी हैं, यहाँ पर नीचे नाम दिए हुए हैं, तो उनका जो सीन है वो बड़ा नेचुरल सीन है, जंगलों में, कहीं समुद्र में, इस तरीके के जगहों पर वो कॉमेडीज़ होती हैं, तो इसलिए उनको पास्चर्स कहा गया है। द मेन रोमांटिक कॉमेडीज़, जो मुख्य रोमांस से भरी हुई कॉमेडीज़ हैं ऑफ शेक्सपियर की, आर वो हैं एज यू लाइक इट, इसका नाम सबसे ऊपर आता है, और अगर अक्सर ये एग्ज़ाम मतलब सिलेबस में ज़रूर होती है, हमारे यहाँ भी एज यू लाइक इट है सिलेबस में, वक्त मिलने पर मैं इसको अपलोड करूँगी। और फिर है द ट्वेल्थ नाइट, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द लव स्लेवर्स लॉस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग, और द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस तो ज़रूर आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, मैंने भी अपलोड की है लेकिन पूरी नहीं की है, 3 एक्ट इसके अपलोड किए हुए हैं। फिर है इन राइटिंग द एबव कॉमेडीज़, इन ये जो कॉमेडीज़ हैं इनको लिखने में शेक्सपियर वॉज इन्फ्लुएंस्ड, शेक्सपियर प्रभावित हुआ था बाय पीले, ग्रीन, लिली, तो ये यूनिवर्सिटी विट्स में से ही हैं, 6 यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं उन्हीं में इनका नाम आता है, इनसे प्रभावित था शेक्सपियर। ऑल द कॉमेडीज़, जो ये जो सारी कॉमेडीज़ हैं, राइट्स एलाडाइस निकोल, तो ये एक क्रिटिक हैं एलाडाइस निकोल, उन्होंने, ए निकोल उनका शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये टिप्पणी की है कि ऑल द कॉमेडीज़ आर बाउंड टुगेदर, ये जो सारी कॉमेडीज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं बाय अ कॉमन बॉन्ड, एक सामान्य बंधन से, ऑफ रोमांटिक ट्रीटमेंट, यानी रोमांस से भरे हुए ट्रीटमेंट से, यानी चित्रण से,
उनमें जो डिपिक्शन है, जो वर्णन है, वो रोमांस का है। कैरेक्टर्स एंड सीन्स, जो चरित्र हैं, पात्र हैं और जो दृश्य हैं, अलाइक यानी समान रूप से, आर व्यूड थ्रू मैजिक केसमेंट्स। व्यूड थ्रू माने देखा गया है उनको, किस में से होकर, मैजिक जादू की, और केसमेंट होती हैं खिड़कियाँ, जादुई खिड़कियों में से देखा गया है उनको, विच ट्रांसफॉर्म रियलिटी, जो कि वास्तविकता को बदल देती हैं। द सेटिंग्स, जो सेटिंग है यानी कि जो वातावरण है इन कॉमेडीज़ का, आर ऑल इमेजिनेटिव, वो सारे काल्पनिक हैं, यानी ऐसा खूबसूरत दृश्य वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि वो सारे काल्पनिक जगहें दिखती हैं। इट इज़ विद हिज मैजिक टच, तो ये उसका जादुई स्पर्श है, दैट के शेक्सपियर बना देता है रोमांटिक, यानी रोमांस से भरी हुई, द ऑर्डिनरी थिंग्स, साधारण चीज़ों को, तो साधारण चीज़ों को वो रोमानियत से भर देता है, और ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ लाइफ, जीवन की जो सामान्य चीज़ें हैं, एंड मेक्स, और बना देता है रियलिस्टिक, वास्तविक, द मोस्ट इमेजिनेटिव, जो सबसे ज़्यादा काल्पनिक, एंड इम्प्रोवेबल, और असंभव कैरेक्टर्स, पात्र होते हैं, एंड इवेंट्स, घटनाएं होती हैं। तो जैसे कि अगर आप टेम्पेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें जैसे उसके पास मैजिक बैंड है, और जो वहाँ की सेटिंग है, और जो जो उसमें एजेंट्स हैं, जो उसमें कैरेक्टर्स हैं, वो सारे बड़े इमेजिनेटिव हैं, बड़े इम्प्रोवेबल से कैरेक्टर्स हैं। तो ये शेक्सपियर का ही मैजिक टच है जो उसने ऐसा उनको बना दिया। दीज कॉमेडीज़ आर रेप्लीट विद माने भरा होना। तो ये जो कॉमेडीज़ हैं भरी हुई हैं किससे, विद यूथफुल लव, युवावस्था का प्यार, सनी ह्यूमर, यानी सनी होता है खुशगवार, क्योंकि यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, तो जहाँ धूप निकली तो मौसम खुशगवार हो जाता है उनके लिए, तो खुशगवार, उसमें ह्यूमर है, हास्य है, एंड जेस्ट फॉर आउटडोर लाइफ, जेस्ट माने उत्साह है, फॉर आउटडोर लाइफ यानी बाहरी दुनिया के लिए, बाहरी जीवन के लिए। टॉमस लॉज का जो नाटक है रोजालिंड, प्रोवाइडेड, उसने प्रोवाइड माने उपलब्ध कराया, अ मॉडल मीन्स नमूना, फॉर द शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियर की कॉमेडी, एज यू लाइक इट। तो एज यू लाइक इट की जो हीरोइन है उसका नाम भी रोजालिंड है, और वो टॉमस लॉज के एक नाटक से प्रेरित है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉमेडी है कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड इंट्रीग्स। कुछ किताबों में इनको अलग कर दिया गया है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को अलग कर दिया है, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्स को अलग कर दिया है, यहाँ इसको एक ही जगह कर दिया है, क्योंकि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है उसी में इंट्रीग्स भी हैं। इंट्रीग क्या होता है, षड्यंत्र को बोलते हैं, तो इनमें अक्सर षड्यंत्र होते रहते हैं। ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, तो रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान, मैंने आपको बताया ही रेस्टोरेशन पीरियड कौन सा कहा जाता है, 1660 के बाद का। द कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी, डीलिंग विद, जिनका के संबंध था, द हाईली स्टाइलिस्ट, यानी बहुत उच्च कोटि के स्टाइल शैली का, एंड आर्टिफिशियल, और बनावटी बिहेवियर, व्यवहार से संबंध था उसका, यानी उनमें दिखाया जाता था बहुत ज़्यादा स्टाइलिस्टिक, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल बिहेवियर, व्यवहार दिखाया जाता था, वर रिटन, ये लिखी गई थी। तो कब लिखी गई थी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रेस्टोरेशन पीरियड में। इसको रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहा जाता है या कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। इन द सेम वे, इसी तरीके से द कॉमेडीज़ ऑफ इंट्रीग्स, तो ये जो षड्यंत्र वाली कॉमेडीज़ हैं, डीलिंग विद इनफिडेलिटी, डीलिंग विद जिनका कि संबंध था इनफिडेलिटी, व्यभिचार से, यानी अपने रिश्तों में फेथफुल ना होना, बेवफाई से, इन लव, प्यार में, एंड मैरिज, और शादी में, वर ऑल्सो रिटन, ये भी लिखी गई थी इन द सेम पीरियड, उसी काल में, उसी समय में। द चीफ एक्सपोनेंट्स, यानी जो मुख्य एक्सपोनेंट बने, जो महारथी थे या लिखने वाले थे, लेखक थे, ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रामा, इस प्रकार के नाटकों के, आर एज फॉलोज, वो ये लोग हैं। तो सर जॉर्ज ईथरेज, इन्होंने द कॉमिकल रिवेंज लिखी है, द मैन ऑफ मोड लिखी है। विलियम वैकरली, इन्होंने द प्लेन डीलर लिखा है, द कंट्री वाइफ लिखा है, लव इन अ वुड लिखा है। तो ये आप नाम और ड्रामास के नाम याद कर लीजिएगा। विलियम कॉन्ग्रीव ने द ओल्ड बैचलर लिखा है, द डबल डीलर लिखा है, लव फॉर लव लिखा है, द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, ये हमारे यहाँ सिलेबस में है भी, द वे ऑफ द वर्ल्ड। फिर जॉर्ज फरकार ने लव एंड अ बैटल लिखा है, द बो स्ट्रेटाजेम लिखा है। फिर सर जॉन वानबर्ग, इन्होंने
द रिलैप्स और वर्च्यू इन डेंजर, ये लिखा है। और कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्स, इसमें कौन शामिल है? टॉमस शेडवेल। इन्होंने द सलन लवर्स लिखा है, द वॉलंटियर्स लिखा है। सर रॉबर्ट होवार्ड, इन्होंने द कमेटी लिखा है। जॉन विल्सन, इन्होंने द चीट्स लिखा है। अब नेक्स्ट टाइप है द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़, विट एंड ह्यूमर। तो इसमें कौन है? द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको ज़रूर आपने पढ़ा होगा, इनका ज़रूर एक ड्रामा तो प्रेस्क्राइब्ड होता है ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज द फादर ऑफ द थिएटर ऑफ आइडियाज़, ये जनक थे थिएटर ऑफ आइडियाज़ के इन इंग्लैंड में। तो ड्रामा ऑफ आइडियाज़ या थिएटर ऑफ आइडियाज़ के जनक कौन थे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ही सीरियसली प्रीच्ड, उन्होंने गंभीरता से प्रीच किया यानी उपदेश दिया। हिज सरमन्स, अपने भाषणों को, ऑन सोशल फॉलीज, यानी जो सामाजिक फॉलीज होती मूर्खताएँ हों, एंड सोशल वाइसेस, और सामाजिक बुराइयों पर, बाय वे ऑफ ब्रिलियंट विट, बाय वे ऑफ माने तरीके से, ब्रिलियंट माने बड़े इंटेलिजेंट तरीके से, विट होती है हाजिर जवाबी, ह्यूमर और फन, ह्यूमर हास्य और फन यानी हंसी के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया समाज की बुराइयों को, समाज की मूर्खताओं को। ही रिमेन्ड, वो रहे, एन आउटस्टैंडिंग फिगर, आउटस्टैंडिंग मीन्स ऊंचे, बहुत ऊंचे कद वाले फिगर, व्यक्ति, इन द इंग्लैंड थिएटर, इंग्लैंड थिएटर की बजाय इंग्लिश थिएटर यहाँ पर कर लीजिएगा, इन द इंग्लिश थिएटर यानी अंग्रेजी नाटक में, अंग्रेजी रंगमंच पर, फ्रॉम 1890 टू 1920, 1890 से लेकर 1920 तक। सो फार एज, जहाँ तक, द कंटेंट, जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, ऑफ हिज प्लेज, उनके नाटकों की, आर कंसर्न, जहाँ तक उसका संबंध है। द की नोट यानी द की नोट्स ऑफ हिज ड्रामेटिक वर्क, जो की नोट यानी मुख्य चीज़ है, मुख्य बिंदु है, ऑफ हिज ड्रामेटिक वर्क, उनके नाटकीय रचनाओं की, आर रैशनलिज्म, रैशनलिज्म होती है तार्किकता, तार्किकता है, एंड क्रिटिकल रिबेलियन, क्रिटिकल मीन्स आलोचनात्मक, रिबेलियन माने क्रांति है। वॉट एवर इज सेंटिमेंटल, जो कुछ भी सेंटिमेंटल है यानी भावनाओं से भरा हुआ है, एंड रोमांटिक यानी रोमानियत से भरा हुआ है, ही हैज़ डेस्पाइज्ड, उससे वो नफरत करते हैं, एज फॉल्स, उसको झूठा मानकर। वॉट एवर इज़ कॉन्ट्रेरी, और जो कुछ भी इसके अपोजिट है, कॉन्ट्रेरी माने उसके बिल्कुल विरुद्ध, खिलाफ, यानी सेंटिमेंटल के खिलाफ, रोमांटिक के खिलाफ जो कुछ भी है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द डिक्टेट्स ऑफ रीज़न, यानी अच्छा ये इन्होंने सेंटेंस थोड़ा बदल दिया है। तो जो कुछ भी खिलाफ है, टू द डिक्टेट्स माने नियमों के, ऑफ रीज़न तर्क के, जो भी तर्क के नियमों के खिलाफ है, ही हैज़ अपोज्ड, उन्होंने उसका विरोध किया है। तो उन्होंने सेंटिमेंटल और रोमांटिक का विरोध किया है क्योंकि ये उनके अनुसार तर्क के खिलाफ है, यानी लॉजिकल नहीं है। हिज फेमस प्लेज आर एज फॉलोज, उनके जो मुख्य नाटक हैं वो ये हैं, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, बैक टू मैथुसिला, विडोअर्स हाउसेस, मिसेस वॉरेंस प्रोफेशन, द मैन ऑफ डेस्टिनी, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, मैन एंड सुपरमैन। और एक बहुत अच्छा नाटक इसमें इन्होंने नाम नहीं दिया, द एप्पल कार्ट, और वो हमारे यहाँ सिलेबस में भी है बर्नार्ड शॉ का द एप्पल कार्ट, वो भी बहुत अच्छा नाटक है। उसमें एक संघर्ष दिखाया गया है मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में, बहुत अच्छा नाटक है, तो आप उसका नाम भी इसमें शामिल कर लीजिएगा, सिलेबस में तो है ही, और उसे बल्कि आप एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं। और जो लोग यहाँ पर अपने आंसर को, ये वैसे तो ये आंसर काफ़ी बड़ा है, और अगर आपसे डिस्कस करने के लिए आता है कि कॉमेडी पर एक कमेंट लिखिए या कॉमेडी पर एक एस्से लिखिए, राइट एन एस्से ऑन कॉमेडी, तो आपके लिए इतना काफ़ी है। फिर भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर हैं और इसको और बड़ा करना चाहते हैं आंसर को, तो इन सब में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्योंकि एक एक ड्रामा तो हर टाइप का आपके यहाँ सिलेबस में होगा ही। अब जैसे ड्रामा ऑफ आइडियाज़ है तो यहाँ आप एप्पल कार्ट का एग्जांपल दे सकते हैं जो कि हमारे यहाँ सिलेबस में है, और ये आर्म्स एंड द मैन ये भी सिलेबस में पहले रहा है। तो आपने जो भी ड्रामा पढ़ा है किसी भी ऑथर का, वो यहाँ किसी न किसी एग्जाम्पल में तो शामिल हो ही जाएगा, किसी न किसी टाइप में शामिल हो जाएगा, तो वो एग्जाम्पल दे के आप अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं।
तो ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं आंसर देने की, जब आपके पास लिखने के लिए समय हो और क्वेश्चन की डिमांड हो और आप बड़ी क्लास में हों, तो आप अपने आंसर को एग्जाम्पल्स के साथ बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगला एक और टाइप लेकर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।